हमने लास्ट क्लास में डिसीजन ट्री रिग्रेशन के हवाले से डिस्कशन करी थी। हमने एक और नया एल्गोरिथम पढ़ा था डिसीजन ट्री रिग्रेसर का। अब तुम्हारे पास देखो, जैसे हमने सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करी थी, और जिसको मैंने बोला था कि भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो हमें यहाँ पर भी क्या करनी है, यहाँ पर भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है। और जो मैंने डिस्कस किया था कि हम अभी सिर्फ मैक्स डेप्थ ले रहे थे, जब हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ शेयर करी थी, तो वहाँ सिर्फ मैक्स डेप्थ इज इक्वल्स टू 3 लिया हुआ था, या 5 या फिर 10। लेकिन सिर्फ मैक्स डेप्थ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिनको ट्यून करने का मकसद है। वो तुम्हें देखो नज़र आ रहा है। ट्यून करने का मकसद क्या होता है, ट्यून करने का मकसद होता है मैं डिफरेंट वैल्यूज़ दूँ। सही। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ हुआ है, एक एरे में डिफरेंट वैल्यूज़ पास हुई हुई हैं। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, या नन। नन का मतलब वो ले कंसिडर करे या नहीं करे। तो यहाँ पर इसका मकसद क्या है कि भाई यहाँ से ये क्या करेगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएगा। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जिसने नहीं कंडक्ट किया था लेक्चर, वो दोबारा रिवीजन ही हो जाएगा उसके लिए, कि भाई हर पैरामीटर के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और वो कॉम्बिनेशन बनाने का काम किसका होता है, ग्रिड सर्च सीवी का। क्लियर। और भी मेथड्स होते हैं हमारे पास, रैंडमाइज सर्च सीवी का भी मेथड होता है, लेकिन ग्रिड सर्च सीवी हमारे पास पहला है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला पैरामीटर हो गया मैक्स डेप्थ। क्लियर। अब यहाँ हम वैल्यूज़ दे सकते हैं अपनी मर्जी से। हम 5, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, हम बोलते 5 डायरेक्ट डाल दो, या फिर हम बोलते भाई 20 डाल दो। सही। या फिर हम बोले 100 डाल दो, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि भाई मैक्स डेप्थ जो है वो क्या होनी चाहिए, वो एक लिमिट तक होनी चाहिए। और नीचे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, स्मॉलर वैल्यूज प्रिवेंट ओवर फिटिंग। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई स्मॉलर वैल्यूज होनी चाहिए, ताकि ओवर फिटिंग से क्या हो सके, बचा जाया सके। सही। अगर ज़्यादा वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, हमारे पास ओवर फिट हो जाएगा, यानी कि नॉइजी डेटा होगा। वो ज़बरदस्ती की मैक्स डेप्थ, यानी कि तुम्हारा ट्री जो है वो बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती का बड़ा हुआ वो। इसको अगर ऐसे समझो कि हमारे पास एक ट्री बड़ा हो रहा है, और उसमें इतना बड़ा हो गया, और ऊपर की शाखों में तुम्हारे पास एप्पल ही नहीं आ रहे, फ्रूट्स ही नहीं है, नीचे के उसमें है फ्रूट। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जहाँ जाके भी कुछ नहीं मिल रहा। जहाँ जाके भी कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा ऊपर टॉलर हुआ है। तो मैक्स डेप्थ का मतलब क्या होता है, मैक्स डेप्थ का मतलब होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या है कि भाई तुम्हारा ट्री कितना बड़ा है, हाइट ऑफ अ ट्री। सही। तो यहाँ तुम्हें डिसीजन ट्री की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में जो पैरामीटर्स है ना, उसकी डिटेल भी पता चल जाएगी कि मैक्स डेप्थ, कि भाई तुम्हारी ट्री की हाइट कितनी है। तुमने 10 दी है तो उसकी हाइट होगी, 20 दी है तो उसकी ज़्यादा हाइट होगी। तो जितनी दोगे उतनी हाइट बढ़ती जाएगी। क्लियर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई लो मैक्स डेप्थ होगी, यानी कि बहुत कम दे दी तुमने, तो इसका मतलब है अंडर फिटिंग में चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा दे दी तो क्या होगा, ओवर फिटिंग में चला जाएगा। यानी कहानी दो ही कंपोनेंट्स पे चलती है, वही तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं। उसकी एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, अ फार्मर अलाउज अ ट्री टू ग्रो ओनली 3 मीटर्स टॉल। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो 3 मीटर का ट्री बनाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू 3 रखेगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, टू कीप फ्रूट हार्वेस्टिंग ईजी एंड कंट्रोल्ड। क्या होगा, जब टॉलर नहीं होगा ज़्यादा ट्री, तो वो फ्रूट्स आराम से क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, जाहिर सी बात, आसानी है। लेकिन क्या है, हमारे लिहाज से 3 जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, एल्गोरिथम के लिहाज से 3 वैल्यू जो है वो अंडर फिट कर देगी। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास देखो, अगर 2 रखते हैं तो हमारा दरख्त जो है वो क्या होगा, इस तरीके से नज़र आएगा। और 5 रखेंगे मैक्स डेप्थ, तो थोड़ा सा और टॉलर हो जाएगा। और अगर हमने क्या करा, 10 रख दिया, तो वो किसकी तरफ चला जाएगा, वो ओवर फिटिंग की तरफ चला जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो गई है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ हमारे पास मिनिमम जो है बीच में नज़र आ रहा है बैलेंस ट्री, जो कि वहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम में भी है कि भाई मैक्स डेप्थ 5 रखोगे, वेल स्ट्रक्चर्ड और गुड जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का वर्ड हमने इसलिए सीखा है कि भाई हमारे पास जनरलाइज मॉडल होना चाहिए जो कि बेस्ट प्रेडिक्शन दे सके। तो ये एक हो गया हमारे पास पैरामीटर। तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है सिलेक्ट करना, हमें नहीं करना। अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो इसका मतलब है मैं ये मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहा। कौन सा, ग्रिड सर्च सीवी। इसको इस्तेमाल करने की वजह क्या है कि भाई ये मुझे बताए कि मेरा 3 पे होना चाहिए मैक्स डेप्थ, 10 पे होना चाहिए, या 5 पे होना चाहिए।
ये करेगा मुझे गाइड। तो इसी को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, कि वो खुद दे। मैनुअल ट्यूनिंग कब होगी? अगर तुमसे कोई बोले कि भाई मैनुअल ट्यूनिंग करो, मेथड अप्लाई नहीं करो, तो इसका मतलब है तुम फिर ग्रिड सर्च सीवी नहीं लगाओगे। तुम क्या करोगे? तुम खुद हर पैरामीटर को टेस्ट करोगे डिफरेंट एंगल से। तुमने 5 लगाया, तुमने 10 लगाया, जहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही होगी इसका मतलब है वो बेस्ट मेरा पैरामीटर वैल्यू है। क्लियर? तो ये हो गई तुम्हारी मैक्स डेप्थ की बात। दूसरा पैरामीटर होता है मिन सैम्पल्स स्प्लिट। सही। अब यहाँ पर देखो, यहाँ उल्टा है। यहाँ सैम्पल स्प्लिट में क्या है? हायर वैल्यूज प्रिवेंट डीप स्प्लिट्स एंड ओवर फिटिंग। वहाँ क्या था? वहाँ उल्टा था। वहाँ पर था स्मॉलर वैल्यूज, छोटी होंगी, क्योंकि इसका कंडीशन अलग है इसकी। मिन मैक्स डेप्थ जो थी वो टॉलर कर रहा था। यहाँ क्या है? यहाँ मिन सैम्पल्स स्प्लिट, सैम्पल्स कितने टूटने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी तुम्हारे पास रियल लाइफ में क्या है कि भाई यहाँ पर ब्रांच बढ़ने से पहले उसकी मोर सब ब्रांचेस बढ़ जाएंगी। तो यहाँ करना क्या है? यहाँ पर देखो, अगर इसको देखें, इफ़ अ ब्रांच हैज़ लेस देन 5 फ्रूट्स, 5 फ्रूट से कम है एक ब्रांच के पास, तो गार्डनर क्या बोलेगा? नो मोर स्प्लिटिंग, कीप इट एज इट इज़। यानी कि अगर एक ब्रांच में मुझे 5 फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, प्रिडिक्शन नज़र आ रही है, वो देते हुए नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं आगे उसमें नहीं जाऊंगा, उसको मोर स्प्लिटिंग की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। इसका मतलब है ब्रांचेस, शाखें, शाखें कितनी निकलेंगी वो डिसाइड करेगा कौन? वो डिसाइड करेगा तुम्हारा ये वाला पैरामीटर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से डिफ़ॉल्ट क्या होती है? डिफ़ॉल्ट होती है 2। यानी कि हम कुछ नहीं दे रहे तो इसका मतलब है वो 2 लेगा। और हमारे पास लिखा हुआ है हायर वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर मैनुअल ट्यूनिंग करोगे तो हायर वैल्यू लिखोगे, और मैक्स डेप्थ में कम वैल्यू लिखोगे। बात क्लियर है भाई? दो चीज़ें समझ में आ गई, मिन सैम्पल्स स्प्लिट और हमारा मैक्स डेप्थ। तीसरा हमारे पास ये मिन सैम्पल्स स्प्लिट की एग्जांपल है। तो देखो हायर वैल्यूज़ पे क्या, 10 पे क्या लिखा हुआ है डायग्राम में? बेटर जनरलाइजेशन। ब्रांचेस तुम्हारे पास जैसी करोगे, स्प्लिटिंग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट होगा, तो वो क्या होगा तुम्हारे पास? ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय एक के अंदर ही शाखें निकलती जाएं। एक में शाखें निकलती जाएंगी तो वो कॉम्प्लेक्शन है। अगर हमारे पास शाखें अलग अलग जगह पे निकलें, स्प्लिट्स होके निकलें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास वहाँ फ़ायदा होगा जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा ब्रांचेस बन रही हैं। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास हो गई मिन सैम्पल्स स्प्लिट की। और तीसरी हमारे पास होती है मिन सैम्पल लीफ। लीफ नोड का मतलब क्या है? फाइनल आउटपुट वाली लीफ नोड जो होती है, आखिरी जो चिल्ड्रन होता है, सबसे छोटा, जहाँ पर हमारे पास सारे लीफ नोड टकरा रहे होते हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तुम्हारे पास इसकी वैल्यूज़ भी यही नज़र आ रही हैं तुम्हें। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है हायर वैल्यूज़ स्मूथ आउट प्रेडिक्शंस एंड रिड्यूस ओवर फिटिंग। तो इसको अगर फिंगर टिप पे याद कर लोगे भाई, मैक्स डेप्थ छोटा होना चाहिए, बाकी दो क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। ये दोनों पैरामीटर्स बड़े होंगे तो अच्छा होगा, और मैक्स डेप्थ छोटा होगा तो अच्छा होगा। तो 3 पैरामीटर तुम्हारे दिमाग में फिट हो गए कि भाई ये ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। और इस तरीके से हमारा तो ग्रिड सर्च सीवी भी यही करेगा, वो भी वैल्यूज़ को ऐसे ही देखेगा, लेकिन वो वैल्यूज़ को अंदाज़तन नहीं देखेगा, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। वो बनाता है कॉम्बिनेशंस, जिस पे एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी वो रिटर्न कर देगा। हाँ, वो डिफ़ॉल्ट नेचर वाइज जब वो रिटर्न करेगा तो आंसर में वही नज़र आएगा तुम्हें, जो हम पढ़ रहे हैं वही आंसर में तुम्हें आउटपुट नज़र आएगा कि यार ये वैल्यू सेलेक्ट करी है इसने, ये सही करी है सिलेक्ट। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से सैम्पल लीफ की भी एग्जाम्पल है कि लीफ किस तरीके से हमारे पास आ रही है। तो यहाँ देखो, द गार्डनर इंश्योर्स एवरी ट्विग, यानी कि लीफ मस्ट हैव एटलीस्ट 3 फ्रूट्स बिफोर कॉलिंग इट अ फाइनल स्टॉप। यानी कि हर उसमें तुम्हारे पास क्या होंगे? तुम्हारे 3 फ्रूट्स हर उसमें आ रहे हैं, यानी कि तुम्हारे पास हर उसमें लीव्स में 3-3 फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं तुम्हें। जो भी जितनी भी तुम्हारे पास स्प्लिट्स हुए में, वहाँ पर तुम्हारे पास 3 एप्पल लटके हुए हैं एक जगह, 3 एप्पल दोबारा लटके हुए हैं, ऐसे ही कुछ होगा। यानी कि बराबर कि 3-3 एप्पल तुम्हें हर जगह नज़र आएंगे। तो अगर तुम मिन सैम्पल लीफ 3 दे रहे हो, अगर 4 दोगे तो क्या होगा? वो 4 नज़र आएंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पूरा जो है इस तरीके से पैटर्न
ऐसे बन रहा होता है। और ये रही एग्जाम्पल वन सैम्पल्स लीव की। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर हायर वैल्यू क्या करेगी, बेटर जनरलाइजेशन करेगी, जो पॉइंट लिखा हुआ था। 1 करोगे तो इसका मतलब है ओवरफिटिंग, यानी उल्टा हो रहा है। स्मॉल लीफ नोड्स, लीव ज़्यादा नहीं होंगी, उसके नोड्स नहीं बनेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, मिन सैम्पल्स लीव 10 पे होगा। सही। तो ये चीज़ हो गई। हमारे कितने पैरामीटर्स हो गए बताओ भाई, कितने पैरामीटर्स हो गए, कितने हो गए तला भाई, काउंट करके बताओ कितने हो गए, अभी तक कितने पढ़े। 3 पैरामीटर्स हो गए। अब चौथा तुम्हारे पास क्या है, मैक्स फीचर्स। मैक्स फीचर्स का मतलब क्या है, मैक्स फीचर्स का मतलब है नंबर ऑफ फीचर्स कितने कंसिडर होने चाहिए। मैंने एक चीज़ समझाई थी डिसीजन ट्री रेग्रेसर में कि सारे फीचर्स को नहीं लेता वो, जो इम्पोर्टेंस देते हैं उनको लेता है। तो हम इसको भी ट्यून कर सकते हैं। और वो कैसे करता है, वो कुछ इन चीज़ों पे ट्यून करता है कि भाई वो फीचर सिलेक्शन कैसे करेगा, वो ये सारी चीज़ें। अब इसमें से वो कोई भी पैटर्न अपना सकता है। वो ऑटो पे चल सकता है, वो एस क्यू आर टी यानी कि स्क्वायर रूट कर सकता है, वो लॉग 2 कर सकता है, या फिर कुछ ना करे। अगर नन करता है, अगर नन सेलेक्ट करता है, इसका मतलब है सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है। सही। लासो रिग्रेशन पढ़ी थी, उसमें क्या हो रहा था, लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट में जब हम इम्प्रोवाइज कर रहे थे अपने एल्गोरिथम को, तो लासो रिग्रेशन में यही बात हुई थी कि कोफिशिएंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। और उससे होता क्या है, हमारे फीचर ख़त्म हो जाते हैं। सही। अगर 10 हैं, 6 कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, हटा देगा, 4 को रखेगा। तो यही काम यहाँ हो रहा है। अगर नन सिलेक्ट करता है, इसका मतलब है उसने 10 के 10 लिए हैं। और अगर वो क्या कर रहा है, इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है, एस क्यू आर टी को, तो वो टोटल फीचर्स का स्क्वायर रूट लेके चलेगा और टोटल फीचर्स का log 2 निकालेगा। यानी कि कैलकुलेशन से वो रिटर्न होगा आंसर, क्या आया कि मुझे 4 यूज़ करने चाहिए, 5 यूज़ करने चाहिए, 6 यूज़ करने चाहिए। तो ये इट डिपेंड्स ऑन दिस मैक्स फीचर्स पे। सही। तो यहाँ पर देखो, मैक्स फीचर्स अगर एक्स क्यू आर टी होगा तो रैंडम सिलेक्शन ऑफ फीचर्स एट ईच स्प्लिट, हर स्प्लिट पर रैंडम सिलेक्शन होगी, और वही बेटर जर्नलाइजेशन होता है। क्लियर। और नन पे क्या होगा, ओवरफिटिंग का चांस है। वो ऐसा डेटा लर्न कर लेगा इतने सारे फीचर्स में कि हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिट हो जाएगा, नॉइजी डेटा, तो वो हो जाएगा ख़राब। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पूरा चल रहा है। और क्राइटेरियन तुम बताओगे, अब क्राइटेरियन तुम्हारी बारी है कि भाई क्राइटेरियन मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्ड एरर एंड एब्सोल्यूट एरर। दो इसलिए दे रहे हैं ना कि कोई एक सिलेक्ट करेगा, तो क्या बताया था मैंने डिफरेंस। सही है आंसर, लेकिन स्क्वायर को रिजेक्ट नहीं करता, स्क्वायर को रिजेक्शन नहीं देता। हम्म। यानी कि नेगेटिव एरर होगा वो हर केस में, हर सूरत में पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर्ड एरर यूज़ करोगे तो तुम्हारा एरर बड़ा नज़र आएगा, और एब्सोल्यूट एरर यूज़ करोगे तो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो नज़र आएगी तुम्हें, एक्चुअल एरर जितना होगा। क्लियर। तो क्राइटेरियन भी हमें देना पड़ेगा ताकि वो डिसाइड करे कि यार एब्सोल्यूट एरर सेलेक्ट करूँ या स्क्वायर्ड एरर सेलेक्ट करूँ, कौन सा बेस्ट है। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर ये एस वी आर का लेक्चर जिसने देखा होगा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का, तो उसने ये चीज़ देखी होगी कि मैंने ये समझाया था कि कैसे हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं ग्रिड सर्च सीवी पे। अगर जिसने नहीं देखा तो वो यहाँ सुन ले कि 640 कैंडिडेट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है 640 कॉम्बिनेशंस। 640 कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या, अगर यहाँ काउंट करके आओ, कितने पढ़ लिए टोटल, 5 पढ़ लिए हमने। सही। तो अब देखो यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ काउंट करना वैल्यूज़ कितनी है यहाँ, टोटल टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हैं 5। अब दूसरे पे आ जाओगे, मेन सैम्पल्स पे, इसमें कितनी है, 4। तो 5 4 ज़ा 20,
ये दो ही पैरामीटर्स में कॉम्बिनेशंस कितने बन गए? 20। अगर दो पैरामीटर्स डाले ना तो वो कितने कॉम्बिनेशन बनाएगा? 20। यानी कि आपस में रख के चेक करेगा। कैसे? इसी से समझा देता हूँ। 5 को छोड़ो, एक में एक टाइम पे उसने क्या लिया? पहली वैल्यू ली। कौन सी उठाई? 3। एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। और दूसरे में से क्या उठाएगा? 2। तो ये बन गया एक कॉम्बिनेशन। तो वो तुम्हें जो फाइनल मिल रहा है ना 20, इसका मतलब है वो इस तरह कर करके क्या बनाएगा? अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएगा। और अगर आगे काउंट करते हुए चलो तो यहाँ पर देखो हमारे पास फिर क्या हुआ? अगेन 4 आए। और फिर अगेन हमारे पास जो आखिरी यहाँ पर होगा इसमें भी 4 हैं। और यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। तो इसका मतलब है सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे कॉम्बिनेशंस कितने बनने वाले हैं। तो इसका मतलब है जब भी मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करूँगा और इतने अगर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ लेता हूँ तो मेरे पास कितने कैंडिडेट्स होंगे? 640 कैंडिडेट्स। क्लियर है? तो यहाँ पर 640 दफ़ा ये क्या करेगा? ये ट्रेनिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा अपने मॉडल को चलाने के लिए। यानी कि डिसीजन ट्री जो है वो कितनी दफ़ा चलेगा? वो बार बार चलेगा। 640 दफ़ा ग्रिड सर्च सीवी चलवाएगा उससे, और उसमें देखेगा। अब इस 640 दफ़ा में तुम्हारे पास क्या होगा? 640 दफ़ा में एक कोई होगा बेस्ट। तो बेस्ट पैरम्स कॉम्बिनेशन जो है कोड में जो तुम्हें नज़र आएगा, वो बेस्ट पैरम्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि भाई इसमें से 640 में से कोई एक है जो सबसे बेस्ट एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर एक में कितनी आई? 70। एक में आई 80। एक में आई 90। तो वो किसको सिलेक्ट करेगा? 90 वाले को। सही। जो भी पैरामीटर होगा वो तुम्हें आउटपुट में बताएगा कि भाई ये मैंने सेलेक्ट किया था और इस पर इतनी एक्यूरेसी आ रही थी। क्लियर? तो वो फाइनल ये आखिरी बता रहा होता है समराइज करके। सही। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ लिखी हुई है, 2 फोल्ड्स। 2 फोल्ड्स किस लिए? 2 फोल्ड्स का मतलब है कि भाई यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन होती है, और क्रॉस वैलिडेशन तुम्हारी जितनी मर्जी है तुम कर सकते हो। अगर एज एन एआई डेवलपर हो तो तुम्हें यहाँ पर अगर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हो तो 2 से ज़्यादा बढ़ के आगे 5 भी कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि वो लर्निंग में और ज़्यादा टाइम लेगा। और 2 क्रॉस में क्या मतलब है कि मॉडल जो है ट्रेन होगा ऑन वन फोल्ड एंड टेस्टेड ऑन द अदर। यानी क्या करेगा? ये खुद डिवाइड करेगा। आधा डेटा पे क्या किया? आधा डेटा पे ट्रेन कर लिया, और आधा डेटा को क्या किया? टेस्ट करा। और फिर उल्टा करेगा, वाइस वर्सा। जिसको टेस्ट किया था उसको ट्रेन करेगा, और जिसको ट्रेन किया था उसको टेस्ट। यानी कि कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास इसमें भी 2 4 5 में क्या होगा? ऐसे ही चलता रहेगा काम। और सबसे लास्ट चीज़ तुम्हारे पास क्या बनेगी? कॉम्बिनेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो दोबारा 2 को, तो 1280 फिट्स। यानी कि वो इतनी दफ़ा तुम्हारा मतलब तुम्हें चलाना है और काम वो खुद कर रहा है 1280 दफ़ा। तो मैनुअल ट्यूनिंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्क क्या है कि तुम मेथड को यूज़ करो, ग्रिड सर्च सीवी को यूज़ करो। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका एक और भी हेल्पर है जो मैंने एसवीआर की स्लाइड में दिखाया था, रैंडमाइज सर्च सीवी। वो थोड़ा सा कंप्यूटेशनल टाइम कम लेता है। वो क्योंकि क्या करता है? वो रैंडम सेलेक्ट करता है। रैंडम का मतलब ही यही है, रैंडम सिलेक्शन। वो इतनी डिटेलिंग में नहीं जाता। तो इसमें दो का डिफरेंस भी ये बन सकता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट चाहिए और तुम्हारे पास टाइम बहुत है तो तुम ग्रिड सर्च सीवी लगाओगे, और अगर तुम्हें जल्दी आउटपुट चाहिए थोड़ा सा तो वो रैंडमाइज सर्च सीवी के थ्रू भी आ सकता है। क्लियर है? तो ये दो मेथड तुम्हारे पास इस काम के लिए चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमारे पास तुम्हारा जो काम था डिसीजन ट्री का वो ये हुआ था। सही। और यहाँ पर हमारे पास देखो डिसीजन ये हुआ था तुम्हारा एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। अब तुम्हारे पास यहाँ पर देखो क्या है? यहाँ पर तुम्हारा पैरम्स ग्रिड आ रहा है, जैसे मैंने एसवीआर में बताया था। जितने मैंने समझाए हैं तुम्हें वो आधी वैल्यूज़ तो याद भी हो गई होंगी देख देख के। तो यहाँ पर देखो सारे पैरम ग्रिड पे ये बना हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ ये क्या बनी हुई है? ये किसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है? वेरिएबल तो है, लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्शनरी बनी हुई है। जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था वो डिक्शनरी, ना टपल है ना एरे, डिक्शनरी बनी हुई है। और अंदर जो मैक्स डेप्थ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो ये क्या है? ये तुम्हारे पास है एरे।
लिस्ट है, हाँ सही, लिस्ट है हमारे पास, और नीचे हमारे पास दूसरी आ रही है, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इस तरीके से हमारे पास कितने पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स नोटेड हुए हुए हैं। और फिर हम जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है ग्रिड सर्च सीवी, और ऊपर डिसीजन ट्री रिग्रेसर एज यूजुअल जैसे पहले था। और यहाँ सिर्फ हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पर डिसीजन ट्री रिग्रेसर में सिर्फ रैंडम स्टेट पास कर। रैंडम स्टेट क्या है, जो रिजल्ट पहले है वो भी बाद में भी वैसे ही आए। क्लियर, स्टेट एक ही रहनी चाहिए। और फिर बाकी सारी चीज़ें देखो हमें किस मेथड में पास करनी है। यहाँ क्या कर रहे हो, पहले एस्टिमेटर दे रहे हो। एस्टिमेटर में क्या आएगा, तुम्हारा मेन मॉडल जो कि डिसीजन ट्री है, वो कहाँ स्टोर्ड किया हुआ है, डीटी के अंदर। अगली चीज़ क्या है, पैरम ग्रिड। तो ये एक्चुअल पैरम ग्रिड है जो ग्रिड सर्च सीवी का है, जिसको चाहिए यहाँ पर। तो वो तुम अपना बनाया हुआ पास कर रहे हो पूरी डिक्शनरी। यहाँ सीवी क्या दिया है अभी समझा के आया हूँ, क्रॉस वैलिडेशन 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4। उससे आंसर भी निकाल सकते हो कितने फिट्स बनेंगे मल्टीप्लाई करके। स्कोरिंग तुम्हारे पास किस तरीके से होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई अभी तक हमने देखा था मीन स्क्वायर्ड एरर। सही, मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर होता है हमारे पास बड़ा। क्लियर, तो हम स्कोरिंग अपनी क्या करें, ये डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट है जो कि तुम्हारे पास स्कोरिंग की बात हो रही है, ये वो नहीं है ऊपर जो तुम्हारा क्राइटेरियन नज़र आ रहा है तुम्हें। क्लियर है, तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट को और छोटा करने के लिए और स्मार्ट वर्क करने के लिए तुम्हारे पास तुम नेगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर को लोगे, तो वो और बेहतर तुम्हें क्या करेगा, आउटपुट रिजल्ट जो है वो रिटर्न करवा के देगा। क्लियर है, क्योंकि साइकिट लर्न लाइब्रेरी जो है वो तुम्हारे पास वैल्यू को क्या करती है, वैल्यू को बड़ा समझती है, वो डबल करके बताती है। तो उसी को तुमने क्या किया, अगर नेगेटिव में रखोगे तो वो नेगेटिव में तुम्हारे पास क्या होगा, वो तुम्हारे पास एरर जो है हमेशा जो है वो एक्चुअल एरर पे रिप्रेजेंटेशन देगा। क्लियर, और ये एन जॉब्स और वर्बोस, ये चीज़ें भी दोनों समझा चुका हूँ, सिर्फ इसकी इंडिकेशन बता रहा हूँ कि एन जॉब्स -1 का मतलब है कि भाई कंप्यूटेशनल पावर जो मेरी सीपीयू की पावर है, जितने कोर्स हैं सबको इस्तेमाल करवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर 1 रखता हूँ सिर्फ तो एक सीपीयू कोर इस्तेमाल होगा, अगर मैं 4 रखूँगा तो 4 होंगे, लेकिन -1 दे रहा हूँ, इसका मतलब है जितनी सीपीयू की पावर लग सकती है इसको चलाने के लिए ग्रिड सर्च सीपीयू को सब लगा दो। -1 की कहानी ये है। और उसकी स्लाइड में भी यहाँ पर एसवीआर में भी शो करी थी मैंने इंडिकेशन कि भाई एन जॉब्स का मतलब ये होता है यहाँ पर कि अगर तुम यहाँ पर 1 करते हो तो यूज़ ओनली 1 कोर, यानी कि स्लोअर है भाई। और अगर -1 करते हो, जितनी भी अवेलेबल है सीपीयू कोर्स की पावर वो सब तुम्हारे पास फास्टर कंप्यूटेशन के लिए लगाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वर्बोज में क्या है, वर्बोज में इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जितनी भी एल्गोरिथम की इंफॉर्मेशन है नीचे तुम्हें नज़र आएगी। वो कैसे नज़र आएगी, वो नीचे तुम्हें रिजल्ट पता चल जाएगा। और तुम्हें क्या चाहिए, बेस्ट पैरामीटर। फाइनली जो तुम्हारे पास इतने कॉम्बिनेशन इतनी फिट्स के बाद आएगा वो एक आएगा, तो वो तुम कहाँ से गेट कर रहे हो, ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट पैरम्स। सही, और यहाँ फिट हुआ है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, वही चीज़ है, सेम है। अब तुम डिसीजन ट्री में नहीं डाल रहे, तुम ग्रिड सर्च को दे रहे हो ताकि तुम भाई इसको देखो, इसको चेक करो। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ तुम्हारा क्या आ रहा है, बेस्ट एस्टिमेटर, यानी कि क्या एस्टिमेटर निकल के आया। और सबसे लास्ट तुम्हारे पास तुम प्रेडिक्शन जो कि फाइनल तुम्हारे पास होगी बेस्ट एस्टिमेटर पे, वो चीज़ तुम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हो एक्स टेस्ट पे, जो थे नॉर्मल एल्गोरिथम में तुम करते हुए आ रहे हो। क्लियर, तो यहाँ पर देखो अगर आउटपुट में, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, ये एन जॉब्स की वजह से नहीं आ रहा, ये वर्बोज की वजह से आ रहा है। वर्बोज में मैंने क्या कहा, इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन कितनी लेकर आनी है वो तुम्हारे पास कौन बताएगा, वो ये बताएगा। यानी कि 0 है तो डिफ़ॉल्ट नो आउटपुट इज़ प्रिंटेड, साइलेंट मोड। अगर 0 करोगे साइलेंट मोड पे होगा, कुछ नहीं दिखाएगा। 1 पे किया शोज़ ओनली अ बेसिक समरी, तो वो बेसिक समरी जो मेरे पास आ रही है वो अभी बेसिक है। और अगर 2 करूँगा तो वो हर हाइपर पैरामीटर कॉम्बिनेशन बीइंग टेस्टेड क्या क्या किया गया है वो सब दिखाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर इसी तरीके से तुम्हारे पास ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल हो रही होती हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आते हैं हम नीचे, और
यहाँ देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेस्ट पैरामीटर्स जो उसने सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ देखो क्या किए हैं, यहाँ पर क्राइटेरियन उसने सेलेक्ट किया स्क्वायर्ड एरर, सारे उसमें देखा, उसने कॉम्बिनेशन बना के देखे, सब कॉम्बिनेशन देखे होंगे 1280 फिट्स में, उसमें उसकी एक्यूरेसी जो आई है वो इसकी आई है, यानी कि इस कॉम्बिनेशन की क्राइटेरियन ये होना चाहिए, मैक्स डेप्थ 15 होनी चाहिए और मैक्स फीचर नन, इसका मतलब है सारे फीचर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर मिन सैंपल लीव कितना 5 और मिन सैंपल स्प्लिट 20। तो ये वही अकॉर्डिंग कंडीशंस हैं जो तुम्हारे पास तुम्हें नज़र आ रही थी कि क्या लोअर होना चाहिए क्या हायर होना चाहिए, यानी कि बैक मैक्स डेप्थ में कभी भी तुम 100 नहीं लिखोगे, तुम 20 तक ही मैक्सिमम जाओगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो तुम्हारे पास तुम ट्यून भी गलत दे रहे हो, यानी कि ग्रिड सर सीवी को भी गाइड गलत कर रहे हो। क्लियर? तो वो खुद गलत गाइड हो रहा है, तो वो तुम यहाँ पर ये चीज़ें नहीं कर सकते। सही, अब यहाँ पर देखो नीचे क्या हुआ हुआ, एवेल्यूशन है कि तुमने R2 स्कोर निकाला, मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला, तुमने ये सारी चीज़ें करी, तो तुम्हारे पास देखो 0.96, अभी उतनी पहले कितनी थी पिछले रिजल्ट में, पहले कितनी आ रही थी 0.90 थी, यानी कि 90% थी, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने पैरामीटर्स को ट्यून नहीं किया हुआ था, और उसको और इंक्रीज किसने कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया मेरे मेथड ने, कि भाई ये करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारे और बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। सही, तो वो क्योंकि हम तो मैक्स डेप अपने हिसाब से ले रहे थे ना, अब ये तो प्रूफ के साथ बता रहा है तुम्हें। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करो, इसको करो, फिर हम रैंडमाइज सर्च सीवी को देखते हैं, रैंडमाइज सर्च सीवी कितना। साथ साथ हमने हडूप भी स्टार्ट करा है। हडूप हमने लास्ट क्लास में हमने हडूप का इंट्रोडक्शन देखा था, और हडूप को किस तरीके से एचडीपी सैंडबॉक्स को रन करना है, चलाना है, वो चीज़ हमने देखी थी। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ स्किप करी थी, इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन आज देख लेते हैं कि भाई इंस्टॉलेशन का पैटर्न है, यानी कि जिसके पास स्पेस है मौजूद तो वो यहाँ पर कर सकता है उसकी इंस्टॉलेशन। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो मैं तुम्हें दे दूँगा क्लासरूम के अंदर, तो वहाँ से क्या करना, इस गाइडलाइन को लेके इंस्टॉलेशन अगर करनी हो तो कर लेना। सही, तो यहाँ पर हमारे पास देखो इंस्टॉलेशन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो ये तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ तुम्हारे पास तुम्हारे JDK चाहिए, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट, और उसमें वेबसाइट इंडिकेशन सर्च कर लोगे तो यहाँ कंपोनेंट्स हैं, जितने कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ सारे मेंशन है। सही, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 64 इंस्टॉलर है, तो यहाँ तुम्हारे पास हाईलाइटेड हुआ हुआ है कि भाई 205 MB इतना तुम्हारे पास मौजूद है। तो पहले जावा डेवलपमेंट किट चाहिए होगी, इंस्टॉल्ड करोगे सिंपली, उस इंस्टॉलेशन को तुम्हारे पास जो भी जितना भी टाइम लगे वो कंप्लीट होगा। तो एक तुम्हारे पास JDK, दूसरा तुम्हारे पास जो कंपोनेंट है वो क्या है, पाइथन होनी चाहिए। और पाइथन आगे तुम्हारे लिए, पाइथन अगर तुम HDP सैंडबॉक्स को कर भी नहीं रहे हो तो कम से कम पाइथन तुम्हारे पास होनी चाहिए, ताकि फ्लास्क तुम्हारे पास कम से कम सिस्टम में चल सके। क्लियर? तो पाइथन तो लाजमी करना, जो नहीं भी कर रहा है अगर इस चीज़ को पूरे को, तो पाइथन करनी है। लेटेस्ट वर्जन है, वेबसाइट पे जाओगे डाउनलोडेबल फॉर्मेट में तुम्हारे पास आ जाएगा। और दोनों को चीज़ों को चेक करने का तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि भाई जावा का वर्जन चेक करना है, अगर इंस्टॉल्ड हो गया है सक्सेसफुली तो वो तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारे सी के अंदर इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ओपन कर लूँ तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स में हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ हो रही होती हैं इंस्टॉल, तो जावा फोल्डर, और देन मेरे पास JDK 17। अब जो भी तुम करोगे, जिस भी वर्जन का करोगे वो यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर ये हो चुका है तो तुम्हारी ये जो सर्चिंग कमांड है ये भी तुम्हारे पास ईजिली चल सकती है, यानी कि तुम कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर आकर जावा वर्जन इस तरीके से चेक कर लोगे तो तुम्हारे पास जो भी JDK इंस्टॉल्ड हुआ हुआ होगा वो तुम्हारे पास इस तरीके से वर्जन शो कर देगा। और पाइथन का भी तरीका यही है चेक करने का, पाइथन __ और फिर वर्जन। तो यही चीज़ तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, और तुम्हारे पास तुम्हारा अगर इंस्टॉल्ड हो चुकी है पाइथन
तो वो इस तरीके से तुम्हारे पास आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हो गई, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है तुम्हारा अपाचे स्पार्क का कंपोनेंट। और इसमें सारी चीज़ें येलो हाईलाइटेड इसलिए हैं कि भाई ये डाउनलोड करना है तुम्हें, सिलेक्शन इस चीज़ की करनी है और इसको डाउनलोड करना है। तो तुम्हारे पास चूज़ अ स्पार्क रिलीज, ये भी तुम्हारे पास मौजूद है। ये अगर लेटेस्ट आ चुका है, लेटेस्ट अगर हमारे पास मौजूद है तो उसको करोगे, और दूसरा पैकेज टाइप जो है उसमें तुम्हारे पास जो भी लेटेस्ट आ रहा है उसको कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है इस वर्जन को ढूंढो, पुराना हो गया होगा तो इसको आगे तुम लेटेस्ट अपग्रेडेशन कर सकते हो। तो ये अपाचे स्पार्क लाजमी होना चाहिए, और ये आगे कंटिन्यूटी है, यानी कि डाउनलोडिंग करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आगे डाउनलोडिंग प्रोसेस जाएगा, यानी कि यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो आ रहा है डाउनलोड स्पार्क, अगर इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से तुम्हारे पास आ रहा होगा। यहाँ पर तुमने क्या करना है, इस चीज़ को पूरा डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के लिए जो HTTP तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा होगा इस पर क्लिक करोगे और तुम्हारे पास एक रेयर की फ़ाइल जो है या जिप की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, कुछ ऐसे। सही? तो इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि इसमें क्या नज़र आएगा, क्या हो रहा है, वो सब कुछ है, ताकि तुम्हें हर चीज़ पता चल जाए एग्जैक्टली इंस्टॉल करते टाइम पे। तो यहाँ पर स्पार्क में तुमने इसको क्या किया, इसको तुम एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्शन में कुछ ऐसा आएगा तुम्हारे पास, और इसको ले जाके रख दोगे तुम किस में, सी में, यानी कि यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके से पैटर्न आ जाएगा कि भाई सी में गए तुम, और यहाँ पर तुमने क्या बना लिया, एक स्पार्क का फोल्डर, स्पार्क का फोल्डर बना लिया, और उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट किया है वो यहाँ ला के एज इट इज़ प्लेस कर देना। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास हो जाएगी तुम्हारा तीसरा कंपोनेंट स्पार्क का, अपाचे स्पार्क। और उसके बाद यहाँ देखो लोकेशन क्या आ रही है, जब तुम फ्लटर डाउनलोड करते हो तो फ्लटर की क्या लोकेशन प्रोवाइड करते हो, बिन, यानी कि जो तुम्हारे पास बिन फोल्डर होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर तुम्हारे पास, तुम जब यहाँ आओगे और देन यहाँ पर बिन, इस पाथ को यहाँ पर क्या करना है, ये तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट पाथ है फॉर एन एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये एग्जिस्ट करना चाहिए जैसे तुम फ्लटर का पूरा पाथ एग्जिस्ट करवाते थे वहाँ पर। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, और अगली चीज़ तुम्हारे पास क्या है, एक हडूप से रिलेटेड है। हडूप में हमें एक फ़ाइल ढूंढनी होती है और वो तुम्हें गिटहब की रिपॉजिटरी से मिल जाएगी। सही? तो गिटहब की रिपॉजिटरी से कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है, यहाँ तुम्हें यहाँ जाना है इस फोल्डर के अंदर 3.0. और यही सर्च करना है तुमने अपने गूगल पे, यानी कि यहाँ पर हडूप इस तरीके से सर्च करना है तुम्हें, और यहाँ पर तुम्हारे पास गिटहब की लाइब्रेरी तुम्हारे पास यहाँ पर नीचे ये ऐसे आ जाएगी। ये जो मैं इस लिंक पे जा रहा हूँ तो यही तुम्हारी गिटहब की लाइब्रेरी है, और इसी के अंदर तुम्हारे पास देखो ये ओपनिंग भी यही देता है 3.0.0 बिन, और इसके अंदर तुम्हारे पास एक होती है winutils.exe की फ़ाइल, इसको ओपन करके यहाँ से क्या कर लेना है, डाउनलोड। सही? तो ये चीज़ तुम्हारा अगला स्टेप, ये डाउनलोड कर लिया, और फिर उसके बाद यहाँ भी वही मेंशन हुआ है जो अभी मैंने तुम्हें दिखा दिया। और ये डाउनलोड करने के बाद तुमने क्या करना है, इसको एक जैसे स्पार्क का फोल्डर बनाया था वैसे ही तुम्हारे पास एक हडूप का बनेगा, और उसके अंदर तुम्हें बिन का फोल्डर खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ तुम्हारे पास हडूप का फोल्डर जो है वो ऐसे नज़र आ रहा है, और इसके अंदर हमारे पास एक बिन के अंदर ये तुम्हें winutils की फ़ाइल नज़र आ रही है। तो ऐसे ही तुम्हें एग्जैक्टली लोकेशन देनी है। अब स्मॉल h लिखो या कैपिटल H लिखो वो मर्ज़ी है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सिर्फ पाथ यही देना होगा, ताकि अगर स्मॉल है तो स्मॉल में, अगर कैपिटल है तो कैपिटल में पाथ देना। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये वाला स्टेप, और फिर अगला स्टेप होगा कि भाई इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आ जाएगी बात, और यहाँ तुमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को, तीन चीज़ें जो तुमने करी हैं उनको डालना है, यानी कि तुम्हारा JDK वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तुम्हारा हडूप रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तुम्हारा स्पार्क होम रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कैसे होगा वो चीज़ अभी मैंने बता दी है कि क्या क्या तुम लेकर उठाकर डालोगे उसके अंदर। क्लियर है भाई?
तो यहाँ तुम्हें एक चीज़ नज़र नहीं आ रही कि भाई बिन क्यों नहीं डाला, यहाँ पर हमारे पास बैकस्लैश बिन नहीं नज़र आ रहा। उसका रीज़न क्या है कि भाई यहाँ पर हम जब इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आते हैं, तो मैं अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से बने हुए पाथ। हडूप होम है, बिन नहीं दिया हुआ, सिर्फ हडूप तक दिया हुआ है। जावा होम है, पूरा दिया हुआ है, ये तो देना ही है, बिन है ही नहीं इसके अंदर। स्पार्क होम में भी क्या हुआ, बिन नहीं दिया हुआ। इसको एक्सेस करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है कि अगर मैं जाऊँ पाथ पे, तो वो जो बिन की कंडीशन है ना, वो सेटिस्फाइड ऐसे होती है कि वो एग्जैक्टली उस होम से कंटिन्यूटी पकड़ेगा, यानी परसेंट स्पार्क होम, ये गेट किसको करेगा, एक्चुअल इन्वायरमेंट वेरिएबल के पाथ को। बैकस्लैश बिन अगेन, और जावा होम पे भी बैकस्लैश बिन, यानी कि वो जो जेडी के भी एग्जिस्टेंसी है वो भी यहीं से तुम्हारी गेट हो जाएगी। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सारे सेट होंगे। और एक और लोकेशन आ रही है, इसको भी देख लेना। पाइथन से रिलेटेड एक जो पाथ होती है आगे फ्लास्क के लिए हेल्पफुल होगी, वो क्या है, स्क्रिप्ट्स। ये जो लोकेशन दे रहा है ना, ये तुम्हें अपने उसमें भी ऐसी ही मिलेगी। ऐप डेटा, रोमिंग, पाइथन, पाइथन 12, अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो इसको कॉपी करके भी एहतियातन यहाँ पर डाल देना। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से तुम्हारा पूरा ये जो पार्ट है वो ऐसे इम्प्लीमेंट हो रहा होगा और इंस्टॉलेशन ऐसे हो रही होगी। और पाइथन पाथ तुम्हारे पास एक और आ रहा है, इसको भी देख के ऐसे ही एज इट इज़ फॉलो करके ऐसे ही प्लेस कर देना। ये हुआ नहीं है मेरे पास, इसको एहतियातन कि भाई तुम्हारे पास कोई एरर ना आए, तो इसको भी पाइथन पाथ को भी इसी तरीके से प्रॉपर्टी डाल देना। सही है? तो यहाँ पर वही चीज़ें शो हो रही हैं, सब कुछ जो मैंने तुम्हें ओपन करके दिखा दिया है। स्पार्क को अगर तुमने कर लिया है तो टेस्ट करने का तरीका क्या है कि अगर स्पार्क को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो ये करेगा, यानी कि सी पे आके तुमने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख देना है स्पार्क शेल। यानी कि मैं अगर इसको सी से ओपन कर लूँ या फिर यहीं पर ट्राई कर लूँ स्पार्क शेल, सही है भाई, जो चल रहा है स्पार्क शेल उसको चलने दो। यहाँ पर हमारे पास स्पार्क शेल इस तरीके से टेस्ट होगा, स्पार्क शेल आ गया, वर्जन तुम्हें शो कर देगा, और यहाँ ऐसे तुम्हारे पास आ जाएगा ये टेस्टिंग। और पाई स्पार्क अगर टेस्ट करना है तो वो ऐसे होगा, यानी कि ये स्पार्क से रिलेटेड दोनों चीज़ें, स्पार्क इंस्टॉल्ड हो गया और एनवायरनमेंट वेरिएबल में रिकॉग्नाइज हो गया, तो तुम्हें इस तरीके से पता चलेगी वो चीज़। ऐसे तुम्हारे पास सारी चीज़ें होंगी। ये एक्स्ट्रा है, अगर तुमने पहले के सारे काम कर लिए तो इस इमेजेस को ध्यान नहीं देना, ये तुम्हारा वही रिपीटेशन में चल रहा है तुम्हारा काम। जो HDP सैंडबॉक्स की इंस्टॉलेशन है वो मैंने बोला था कि तुम्हारी ये वर्चुअल बॉक्स पे होती है, 15 GB की है। क्लियर है? तो वो चीज़ मैंने उसका एडवाइस दी थी कि अगर जिसको करना है तो वो USB ला के उसमें वो लेके चला जाए, क्योंकि तुम्हारे डाउनलोडिंग में पॉसिबिलिटी नहीं है ये 15 GB का डाउनलोड हो जाए इतनी जल्दी। तो ये जो HDP सैंडबॉक्स की इंस्टॉलेशन है ये इस तरीके से, इसको भी अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ऊपर सर्च हुआ है डाउनलोड HDP सैंडबॉक्स, और तुम्हारे पास तुम्हारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी हैं इस तरीके से, पूरा तुम्हारे पास मेंशन हुआ है क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इसमें। जो अगर तुम इंस्टॉल्ड करोगे तो तुम्हारा जो रिकमेंडेबल है, जो यहाँ पर भी हुआ है, वो 2.6 वर्जन है। 2.5 वाला नहीं करना, 2.6 वाला करना है, वही रिकमेंडेबल तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो इसको करोगे, और आगे जो है वो तुम्हारी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन भी है, उसकी भी गाइडलाइन है। वर्चुअल बॉक्स अगर इंस्टॉल करना है तो वर्चुअल बॉक्स भी तुम्हारा इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इस वेबसाइट पे जाओ, तुम्हारे पर डायरेक्ट सर्च करो, तुम जैसे भी करो, ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि भाई ओरेकल भी होना चाहिए। तो ओरेकल हमारे पास क्या है, ओरेकल हमारे पास ये, तुम डायरेक्ट लिख के भी सर्च कर सकते हो पिक्चर में से देख के, या फिर ख़ुद भी जा सकते हो ये कहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करता। सही? तो अब बाकी ये जो मैं उस दिन मेंशन कर रहा था तुम्हें, वो वाली चीज़ है। अभी मैंने देखा वो फोल्डर के अंदर कहीं और प्लेस है जहाँ मैं हडूप बिन तुम्हें बता रहा था, वो जो फाइल है जो उस दिन मैं ढूंढ रहा था वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। वो वहाँ पर नज़र आ रही थी मुझे, कौन सी वाली, कि जो तुम्हें इम्पोर्ट वाली बात बता रहा था कि ओरेकल में हम इंपोर्ट करके जाते हैं
तो वो चीज़ फाइल जो थी ना वो इस तरीके से यहाँ मौजूद थी। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो उसकी शक्ल तुम्हें ये नज़र आ रही है, इस तरीके से आएगा। अब ये देखो यहाँ विंडोज़ इंस्टॉलेबल नहीं है ये, क्योंकि ये है ही नहीं, ये विंडोज़ के लिए है ही नहीं, लिनक्स के लिए। तो OVA दे रहा है एक्सटेंशन, तो ये ओरेकल पे होगा और उसकी भी इमेजेस यहाँ पर प्लेस हैं। यहाँ स्कोप रिकमेंड नहीं है, ये जो यहाँ पर तुम्हारे पास नज़र आ रहा है। हडूप क्लस्टर बनाना ज़रूरी नहीं है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट तुमने जो फाइल रखी हुई है उसको जाके सेलेक्ट करो और इंपोर्ट करवा दो ये जो तुम्हारी डाउनलोडेबल फाइल है। यानी कि जो यहाँ तुम्हें जैसे मैंने बताया था वैसे ही अगर कर लोगे तो तुम्हारा स्टेप हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट इंपोर्ट पे गए और डायरेक्ट फाइल को सिलेक्ट करके यहीं से डाल दो। बस जो भी फाइल है तुम्हारी वो यहाँ से सिलेक्ट करके डायरेक्ट, कोई हडूप क्लस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसे बनाओगे हडूप और इसके अंदर वो वाली फाइल होगी, ऐसे तुम्हारे पास डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा पूरा। सही, तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा पैटर्न जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये रनिंग हमने खुद करी थी, रनिंग स्टेप्स जो थे वो सारे करे थे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सब पूरा पार्ट हमने कंप्लीट किया था। और ये जो प्रोसेस है ये आफ्टर इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कि तुम्हारे पास पूरा इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो तुम्हें अगर टेस्ट करना है तो हमने एक तो मारियोडेफ अंबारी वेब यूआई खोला था और अंबारी वेब यूआई में हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि हमारे पास कैसे स्टार्ट करते हैं। अब मुसलसल बीच में किस किस की आवाज़ें आ रही हैं बीच में। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, लोकल होस्ट। और अगर मैं शेल बॉक्स ओपन करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर शेल बॉक्स का एक यहाँ पाथ दे रहा है, क्या दे रहा है, 4200। तो मैं अगर इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो चुका है, स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ऐसे अगर मैं रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ आ रहा होगा शेल इन अ बॉक्स। तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर बोलेगा सैंडबॉक्स HDP लॉगिन। तो ये HDP सैंडबॉक्स का लॉगिन प्रोसेस है, इसको यहाँ से यूज़ नहीं करते, यहाँ से रिकमेंडेबल नहीं होता, पुटी सर्वर से होता है। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर भी देखो अंबारी वेब यूआई का वाला काम कर रहा हूँ। यानी कि तुम अंबारी वेब यूआई के थ्रू अगर नहीं करना चाहते तुम कमांड प्रॉम्प्ट को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे CMD पे हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, डायरेक्टली हम नहीं करते तो हम कमांड के थ्रू करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, मारियोडेफ दिया लॉगिन यूज़र और फिर दोबारा दूंगा मैं मारियोडेफ। अब ये जो डिस्प्ले नहीं कर रहा इसका मतलब है पासवर्ड लिख रहा है, ये डिसेबल तुम्हारे पास हुआ है पूरा, ये दिखाएगा नहीं कि क्या पासवर्ड है। सही, और नीचे अगर तुम्हारे पास आ जाएगा तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर नहीं कर रहा होगा तो एक्सेस डिनाइड देगा। और अभी कर रहा है, लास्ट लॉगिन डेट दे रहा है पूरी। और साइड में तुम्हारे पास क्या आ रहा है, साइड में इस तरीके से एज अ मारियोडेफ यूज़र तुम इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो। लेकिन जितनी भी इंस्टॉलेशंस होती हैं वो सब तुम्हारे पास होती हैं रूट के अंदर जाके। किसके अंदर जाके भाई? रूट के अंदर जाके। तो यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हें क्या करना है, जैसे हम क्या करते थे, हमारे पास एक चीज़ होती है जो हम CMD पे यूज़ करते हैं, CD। क्या करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर चेंज करने के लिए, यानी कि डायरेक्टरी की लोकेशन चेंज करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मुझे रूट पे जाना है और लिनक्स के अंदर जाना है तो मैं क्या करूँगा, SU यूज़ करूँगा। और उसके आगे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे कहाँ शिफ्ट होना है, मुझे शिफ्ट होना है रूट के अंदर। और फिर क्या करेगा, ये पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड तुमने देना है और देन तुम क्या करोगे, यहाँ पर एंटर कर जाओगे। यानी कि ये यूज़र नेम से कहाँ शिफ्ट कर गया, रूट पे। अगर मुझे दोबारा वापस जाना है तो मैं क्या करूँगा, SU मारियोडेफ, दोबारा वो उसी पैटर्न पे आ जाएगा जैसे पहले मौजूद था। बात समझ में आ रही है भाई यहाँ पर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा पैटर्न हो रहा है। ऐसे तुम्हारे पास शेल बॉक्स है, ऐसे एक्सेसिबल होता है तुम्हारे पास। और तुम्हारी जो दूसरी चीज़ है जो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है, अब वो वाला मसला जो 502 बैड गेटवे एरर आ रहा था अंबारी वेब यूआई पे, वो एक पार्ट हमारे पास, वो चीज़ कैसे होगी, उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर आकर ये वाली कमांड यूज़ करनी है अंबारी डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर।
यानी कि तुम अपना पोर्ट जो है वो इसको बताओगे, इसका पोर्ट डिफ़ॉल्ट सेट नहीं होता। क्लियर? तो वो जो पोर्ट है इनेबलिंग है वो तुम्हारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो इस तरीके से तुम्हारे पास आएगी, यानी कि तुम्हें इसको एक्सेस करना होगा, इस फाइल को एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से करोगे, ये पूरा जो है तुम्हें यहाँ पर ऐड करवाना पड़ेगा। किस तरीके से, sudo vi, और फिर इसके बाद ये पूरा बात तुम्हारे पास आएगा etc अंबारी सर्वर /, और तुम्हारे पास अगेन कॉन्फ और फिर अंबारी प्रॉपर्टीज conf अंबारी डॉट प्रॉपर्टीज। सही, उसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और फिर देन एंटर। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी फाइल आ जाएगी। अब ऐसी फाइल आ गई, इसके अंदर तुम्हें ढूंढना है अगर ये तुम्हारी ये वाली लाइन मिल जाए। अगर ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट डॉट API डॉट पोर्ट इज इक्वल्स टू 8081। अगर ये नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, इसको ऐड करना है। कैसे करोगे ऐड, सबसे लास्ट पे आ जाओगे, अब बीच में नहीं जाना, सबसे लास्ट में आ गए फाइल के, तुमने प्रेस की इंसर्ट की, तो अब ये तुम्हें अलाउड कर देगा लिखना। सही, तो अब लिखना जब अलाउड कर दिया इसने, तो तुम्हें इस तरीके से लिख देना है ये क्लाइंट डॉट API डॉट पोर्ट और इज इक्वल्स टू 8080 भी हो सकता है और 8081 भी हो सकता है। तो ये करने के बाद तुम्हारा अगला स्टेप होगा कि भाई तुम एस्केप करो। सही, तो अब एस्केप कैसे करना है, एस्केप हमारे पास होता है यहाँ पर इस तरीके से, ये सेट कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे, दूसरे स्क्रीनशॉट पे ले जाता हूँ क्योंकि वहाँ एस्केप नहीं करूँगा, वो सारा क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा पूरा वो गलत जो मेरे पास छिड़ गया है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या करना है तुमने, :WQ, ये एग्जिट कमांड होती है विथ सेफ, तो ये तुम्हारे पास करनी होगी, तब जाके तुम्हारा जो है वो पूरा पैटर्न जो है वो बन जाएगा, पूरा सेटअप हो जाएगा। तो इसको जिसको भी इंस्टॉल करना हो वो इंस्टॉल कर ले। और जो यहाँ पर तुम्हारे पास जहाँ 502 बैड गेटवे का एरर आ रहा था जिसके पास, एक तो वो पहले ट्राई करे 8080 पर, और अगर वहाँ नहीं हो रहा तो वो फिर ये वाला पैटर्न होगा कि भाई शेल बॉक्स ओपन करो और उसके अंदर तुम क्या कर दो, उसके अंदर ये वाली चेंजेस कर दोगे। क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरी हडूप की HDB सैंडबॉक्स की इंस्टॉलेशन है।